वेलकम चिल्ड्रेन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये है क्लास 6 का चैप्टर 16। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज गार्बेज, डीलिंग विथ गार्बेजेस, सोर्सेस ऑफ गार्बेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ गार्बेजेस, मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, plastic boon or curse, what can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage। तो बच्चों चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज गार्बेज। ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन ए डेली बेसिस आर टर्म्ड एज गार्बेज। तो जितने सारे वेस्ट मटेरियल और हमारे हाउस होल्ड से जो वेस्ट रिलीज होता है वो सारे को गार्बेज कहा जाता है। तो ये गार्बेज में होता क्या है? द वेस्ट ऑफ गार्बेज कंटेन्स पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड प्रोडक्ट्स, वेस्ट पेपर्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स एंड मेनी अदर वेस्ट आइटम्स। Now dealing with garbage. So बच्चों, garbage is defined as the items or materials that need to be discarded because they no longer serve any purpose for us। जैसे किचन से हमारा वेस्ट निकलता है तो वो भी गार्बेज का एक हिस्सा है। तो ये जो वेस्ट निकलता है वो हमारे यूज़ का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, ठीक है। और इस तरह चाहे वो घर से हो, डोमेस्टिक हो या फिर जैसे आपका दूसरा कोई वेस्ट हो, ये सारे टॉन्स ऑफ गार्बेजेस इतना लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होता है हमारे द्वारा, हर दिन ये रिलीज होता है, जनरेट होता है। और ये जो गार्बेज रिलीज होता है ये हमारे लिए हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये अगर हम ड्रेन में रिलीज़ कर दे तो वाटर पोल्यूशन करता है, उसमें काफ़ी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, डिजीज स्प्रेड होता है। उसके अलावा इसमें से बहुत एक फाउल स्मेल, पंजेंट स्मेल रिलीज होता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ गार्बेजेस से फ्यूम रिलीज होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हमारे जो डस्टबिन होता है डस्टबिन में डालते हैं, फिर उसके बाद दूर जगह पर लेकर फेंक के आ जाते हैं। तो ये गार्बेज आता कहाँ से? हमने तो एक जगह पढ़ा कि हाउस होल्ड आता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस होते हैं गार्बेज के। यहाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक गार्बेज is the kind of waste that was generated by households, offices, schools, etc. And it includes food remains, fruit and vegetable skins, clothing items, used plastic items। ये सारे हमारे घर या ऑफिस या फिर स्कूल के बच्चे जो यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं उसको, वेस्ट जो रिलीज़ होता है, इसको कहा जाता है डोमेस्टिक सोर्स ऑफ गार्बेजेस। दूसरा है इंडस्ट्रियल। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो गार्बेजेस का सोर्स है इंडस्ट्री, यहाँ से किस तरह का गार्बेज रिलीज होता है? जैसे आपका पावर प्लांट से, केमिकल प्लांट से, सीमेंट फैक्ट्रीज से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सारे से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी गार्बेज का एक हिस्सा होता है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल सोर्स, इसमें आपका कौन सा वेस्ट इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के टाइम, जैसे हस्क, एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड दैट इज़ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइज़र कंटेनर्स, ये सारे हम फेंक देते हैं। ये सारे
गार्बेजेस का भी एक हिस्सा होता है। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चरल सोर्स। नेक्स्ट है कमर्शियल। दिस कंस्टिट्यूट्स द काइंड ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय कमर्शियल एंटरप्राइजेस लाइक डिस्पोजेबल प्लास्टिक, कटलरी, फूड आइटम्स, फूड पैकेट्स, टेक्सटाइल्स, ये सारे भी आपके कॉमर्शियल वेस्ट में आते हैं। बच्चों यहाँ एक पॉइंट आपको नोट करना है, नॉट ऑल गार्बेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज यूजलेस एज दे आर वेरी वेल एंड। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि सारे गार्बेज को हम वेस्ट नहीं मान सकते। जैसे किचन से हमारा जो वेस्ट, जैसे स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पील्स निकलता है, उसको तो एकदम से हम वेस्ट नहीं बोल सकते। हम अगर उसको डंप कर दे तो वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन गार्बेज इज टेकन अवे बाय द म्युनिसिपैलिटी, इट इज टेकन टू ए लो लाइंग लैंड ओपन एरिया नोन एज लैंडफिल। मैं आपको लैंडफिल का एक पिक्चर दिखाऊंगी। तो एक बड़ा जगह पर लेकर म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करके डंप कर देता है, फिर वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी जो हमने जो वेस्ट, जो गार्बेजेस को फेंका था, डस्टबिन में डाला था, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे एक कैटेगरी विच इंक्लूड्स द आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं कुछ दूसरे काम के लिए, और एक कैटेगरी जिसमें कि ऐसा गार्बेज होता है जिसको कि किसी काम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जिसको हम किसी काम के लिए यूज़ नहीं करते, तो उसको हम क्या करते हैं, लैंडफिल में उसको स्प्रेड कर देते हैं और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जब फूल हो जाता है और मिट्टी से हम उसको ढक देते हैं, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद ये एक प्लेग्राउंड बन जाता है या फिर यहाँ पर पार्क बना दिया जाता है। तो ये देखो बच्चों, ये पिक्चर है एक लैंडफिल का, किस तरह आपका गार्बेजेस को लाकर डाल दिया जाता है एक स्प्रेडेड एरिया में, फिर उसके बाद गार्बेज को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद जो अनयूज्ड होता है उसको एक लेयर में स्प्रेड करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गार्बेजेस। गार्बेजेस 2 तरह के होते हैं, biodegradable waste and non-biodegradable waste. So biodegradable wastes are the items which includes the egg shell, vegetable and fruit का जो peels होते हैं, tea leaves, waste foods etc. which can be mixed with the soil and over time by the action of सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते हैं और धीरे धीरे ये क्या होता है, एक यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कहा जाता है मैन्यूर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जिस वेस्ट को हम मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, उस तरह का वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड होते हैं। ठीक है, और एक कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें कि प्लास्टिक, मेटल्स, ये सारे होते हैं जिसको कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकता, यानी इसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये देखो बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ब्रेक डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट्स, बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नेचुरल कंपोनेंट्स। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम, whereas नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे प्लास्टिक बहुत दिन तक ये रहता है और बहुत हार्म कॉज करता है, जैसे मेटल, ग्लास, ये सारे। एंड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल, जैसे हमने आपको बताया मैन्यूर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जैसे वेजिटेबल्स, पेपर्स, कार्डबोर्ड एट्सेट्रा। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में है टायर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सारे। ये देखो बच्चों कुछ पिक्चर है आपका बायोडिग्रेडेबल, लेफ्ट साइड में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप देख सकते हैं एंड राइट साइड में आप नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और एक वेस्ट होता है जो कि आजकल का समस्या बन चुका है, ये है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होता है वहाँ से निकलता है। जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं उसमें अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो हम उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका जो ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है, इसीलिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं इसको रीयूज करना चाहिए, रीसोल्ड करना चाहिए, रीसाइकल करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमको सेपरेट बीन में रखना चाहिए, लेकिन हम घर में ऐसा नहीं करते। म्यूनसिपलिटी हमको देता है दो तरह का बीन, एक रेड एंड एक ब्लू एंड एक ग्रीन। तो ग्रीन में हमको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखना चाहिए और ब्लू बीन में हमको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखना चाहिए। Garbage should not be allowed to be processed by the authorities and not burnt because the burning of garbage release toxic fumes. Often क्या होता है बच्चों, अक्सर हम लोग बाहर फेंक देते हैं कचरे को, और उस कचरे को म्यूनसिपलिटी का लोग आके क्या करते थे पहले, मैं तो आजकल नहीं देखती हूँ, लेकिन पहले आजकल इकट्ठा करके ले जाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे उसको इकट्ठा करके आग लगा देते थे। तो उसमें तो बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो ये जब जलने लगते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हमको कोई भी वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए, उसको डंप करना चाहिए या फिर सेपरेट करके म्यूनसिपलिटी का गाड़ी जब आता है तो वहाँ पर हमको दे देना चाहिए। तो ये है बच्चों किस तरह हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस देखो बच्चों, यहाँ पर सिटी में, बड़े बड़े सिटी में ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं और प्लान करते हैं कि सिटी का वेस्ट को किस तरह मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेस्ट कलेक्शन ट्रक है और डंपिंग सेक्शन एक है, और यहाँ पर अब रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस का सिंबल आप यहाँ देख सकते हो। ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 3 तरह का डस्टबिन है टू सेपरेट एंड सेग्रीगेट द वेस्ट्स। नाउ सबसे पहला स्टेप हमको लेना है बच्चों, अगर वेस्ट को मैनेज करना है तो वेस्ट सेग्रीगेशन, उसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर आप देखो 3 डस्टबिन रखा हुआ है। तो हम एक डस्टबिन में क्या करेंगे, रिसाइक्लेबल, जिसको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे बोतल, कैन, बैग, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। इस तरह का जो वेस्ट होता है उसको एक डस्टबिन में रखना चाहिए। देन किचन वेस्ट, जो यानी जो पील्स वगैरह वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और फूड का जो लेफ्ट ओवर होता है उसको अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। और जो हाजर्डस वेस्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर पेंट होता है उसको अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे पहला स्टेप है। लेकिन उसके बाद हम सेपरेट करने के बाद, सेग्रीगेट करने के बाद, ये जो 3 तरह का वेस्ट हमने सेपरेट किया उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरह मैनेज करेंगे। सो हम उसको मैनेज कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग कंपोस्टिंग, बाय वर्मी कंपोस्टिंग एंड बाय लैंडफिल। तो चलिए बच्चों एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। कंपोस्टिंग,
क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसमें वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड, लीव्स, डेड फ्लावर्स, डेड आई मीन एग सेल्स आर प्रेजेंट, so they can be recycled, they can be treated by the microorganism and they can be converted into manure. तो मैन्यूर कैसे बनाएंगे, हम उसको एक गड्ढा करके उसमें गाड़ देंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, तो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी से वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और प्रोड्यूसिंग द मैन्यूर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो था उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. सो ये कैसे हो रहा है, बाय द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई. ये देखो बच्चों कंपोस्ट किस तरह होता है. जैसे देखो हमने सूखा पत्ता, स्ट्रॉ, वुडी मटेरियल्स हम लेंगे, उसके साथ कुछ ग्रीन थिंग्स लाइक ग्रास, फूड स्क्रैप्स, मैन्यूर्स कुछ ऐड करेंगे तो वो कंपोस्ट बन जाता है, मिट्टी के साथ मिला देंगे तो ये देखो बच्चों ये किस तरह वो कंपोस्ट बनने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राउन सब्सटेंस लाइक ड्राई लीफ, स्ट्रॉ वगैरह, ग्रीन दैट इज़ वेजिटेबल पील्स वगैरह चाहिए, और उसके अलावा हमको वाटर चाहिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में और अल्टीमेटली ये कंपोस्ट बन जाता है. नेक्स्ट तरीका है बच्चों वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने का, वर्मी कंपोस्ट. सो ये भी एक तरह का कंपोस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर जो कंपोस्ट बनाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह पर यहाँ पर एक तरह का अर्थवर्म होते हैं जिसको कहा जाता है रेड वर्म और रेड रिगलर्स, जो कि वेस्ट को डिग्रेड करते हैं. एंड क्योंकि ये अर्थवर्म के द्वारा ये कंपोस्ट बनाया जाता है तो इसीलिए इस तरह का कंपोस्टिंग को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. तो यहाँ इस प्रोसेस में रेड वर्म जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ के उसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है. आप ज़रूर देखे होंगे बच्चे कि जो जिस मिट्टी में ज़्यादा आपका जो अर्थवर्म होते हैं वो मिट्टी उतना फर्टाइल होता है, क्योंकि वो मैन्यूर में कन्वर्ट करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है. तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 3 से 4 हफ्ता लगता है, और ये लूज मिट्टी मतलब हल्का मिट्टी की तरह लगता है, जनरली ब्लैक कलर का होता है. एंड ये जब हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं बच्चों तब हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इसके बारे में तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो यहाँ अब हम पिक्चर अब में देख सकते हैं, ये है रेड वर्म्स किस तरह सॉइल को फर्टाइल बना चुके हैं और सॉइल किस तरह हल्का हो चुका है और इट इज़ फर्टाइल सॉइल. यहाँ आप बहुत सारे रेड वर्म देख सकते हैं. सो दिस इज़ द वर्मी कंपोस्ट. लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले बताया था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों वर्मी कंपोस्टिंग के समय. तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्या करना चाहिए. वर्मी कंपोस्ट करने के समय हमको फ्रूट एंड फ्रूट ऐसा लेना चाहिए कि जो कि नॉन ग्रीजी हो, और वेजिटेबल स्क्रैप्स लेना है, बनाना पील्स लेना है, ग्रेन्स एंड सीरियल, क्लीन पास्ताज लेना है, टी बैग्स एंड लीव्स ले सकते हैं, कुक्ड एग्स एंड सेल्स ले सकते हैं, कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड फिल्टर्स ले सकते हैं, पोटैटोज़ ले सकते हैं, ब्रेड्स ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, प्लांट क्लिपिंग्स ले सकते हैं. लेकिन क्या क्या नहीं लेना चाहिए, किस किस को किन किन चीज़ों को जो वर्मी कंपोस्ट पीट होता है उसमें नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों. अदरवाइज़ क्या होगा, जो आपका जो अर्थवर्म है मर जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट नहीं बन पाएगा. जैसे ऑरेंज पील को नहीं डालना है, प्लांट कटिंग्स ट्रीटेड विथ हर्बिसाइड
एंड इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी यूज्ड। मीट यूज़ नहीं करना है, डायरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, फूड्स कोटेड विथ ऑयल्स और फैटी लाइक हाई एसिड सॉल्यूशंस, विनेगर वगैरह यूज़ किया हुआ फूड को हमको नहीं डालना है। अगर इन चीज़ों को हम डाल देंगे तो अर्थवर्म मर जाएंगे और हमारा वर्मी कंपोस्ट बन नहीं पाएगा। ये रहा बच्चों एक फ्लो चार्ट, वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनता है, किन किन चीज़ों हम यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट जो कि हमने ऊपर लिस्ट में बताए उस तरह का वेस्ट, फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी हम बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी बना सकते हैं। और उसके लिए ये जो हमारे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंड फिल्टर, वाटर फिल्टर की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है लैंडफिल्स। ये दूसरा मेथड होता है वेस्ट को मैनेज करने के लिए। लैंडफिल एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता है। आप ज़रूर देखे होंगे, सिटी के बाहर जनरली ये होता है। एंड लैंडफिल के द्वारा हम बहुत बड़ा अमाउंट में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लैंडफिल में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको बरीड कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, ताकि ये एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना करे। एंड उसके बाद उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर डाल दिया जाता है और मिट्टी के नीचे ये जो आपका जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है, धीरे धीरे वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब लैंडफिल फुल हो जाता है तभी वहाँ पर आपको पार्क बना दिया जाता है या फिर प्ले ग्राउंड बना दिया जाता है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल द इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज़ बिल्ट ऑन ए लैंडफिल साइट। ये देखो बच्चों किस तरह लैंडफिल होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। लैंडफिल जहाँ जहाँ पर आपका वगैरह ये जो लैंडफिल बनाया हुआ है वहाँ पर क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर वाटर भी सप्लाई किया जाता है। डिफरेंट लेयर में रखा गया है आपका गार्बेजेस, और गार्बेज को जिसको ढक दिया गया है मिट्टी से, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अभी तक हम बच्चे पढ़ रहे थे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरह मैनेज करेंगे बच्चों, बाय कंपोस्टिंग, बाय वर्मी कंपोस्टिंग एंड बाय डंपिंग इन द लैंडफिल। अभी हम किस तरह मैनेज करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग, ग्लास बोतल cannot be broken down by the microorganisms, so the biodegradable waste are great problem for the human being. So they should be managed by practicing the concept of 3R यानी reduce, reuse and recycle। तो हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे reduce। जो चीज़ को हम जो कि डिग्रेड नहीं हो रहा है उसका यूज़ को हम रिड्यूस करेंगे। जैसे प्लास्टिक को हम यूज़ को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिस्पोजेबल आइटम्स बन रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, मान लो एक यूज एंड थ्रो पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, हम लिखते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए वो खतरनाक होता है। उसी तरह प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन में हम सब्जी लाते हैं, पॉलीथीन खाली करके हम पॉलीथीन को फेंक देते हैं। तो इस तरह हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो हमको सबसे पहले इन चीज़ों का जो यूज़ है उसको कम करना चाहिए। हम पेन में ऐसा पेन खरीदें कि उसमें रिफिल डाल के हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, पेन को फेंकने के बदले हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। या फिर इंक पेन हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें इंक डाल के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले हम करते थे।
सो रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिया है हमने। यूज ए फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ बॉल पॉइंट पेन, जो हमने अभी अभी बताया आपको। यूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकिंग, पैकिंग करने के लिए पॉलीथीन के बदले आप न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हो पैकेट बना के। यूज क्लॉथ नैपकिन्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल वन। नाउ रीयूज में बच्चों हमको क्या करना है, वी कैन रीयूज सर्टन थिंग्स फॉर मोर देन वन पर्पज। इफ वी रीयूज देम फॉर अदर पर्पज वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट। हम अगर किसी चीज़ को रीयूज करते हैं, बार बार किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो यूज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ टिप्स दिया है यहाँ पर। स्मॉल जार्स एंड बोटल्स कैन बी क्लीन्ड टू कीप सम अदर किचन स्टॉप्स। ठीक है, एंड वन शुड प्रिफर ग्लास बोटल टू मेटल कैन व्हेन बाइंग जूस और सॉफ्ट ड्रिंक। हम जनरली क्या करते हैं, प्लास्टिक बोतल प्रिफर करते हैं, और क्योंकि उसको हैंडल करना आसान होता है। लेकिन बच्चों हमेशा ग्लास बोतल या फिर मेटल कैन यूज़ करना चाहिए, एंड उसको फिर से दुकान में आप यूज़ करने के बाद वहाँ दुकान में दे देना चाहिए ताकि वो रीयूज हो सके। ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी मेड इनटू अदर यूजेबल आइटम्स लाइक कुशन कवर, हैंडकरचीफ एट्सेट्रा। ओल्ड मोबाइल फोन्स कैन बी डोनेटेड टू फ्रेंड्स और फैमिली। उसके बाद बच्चों रिसाइकल, 3R का ये थर्ड R है। The process by which waste materials are used to make new product is called recycling. So कुछ materials जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर, ये सबको कलेक्ट करके रिसाइकल कर देना चाहिए। ये रहा बच्चों 3R। रिड्यूस, किस तरह हम रिड्यूस करेंगे। प्लास्टिक के बदले हम क्या करेंगे, क्लॉथ का बैग ले सकते हैं, जूट बैग ले सकते हैं। रीयूज़, मान लो कोई कपड़ा फट गया तो उससे हम और कुछ बना सकते हैं। रिसाइकल, ऐसा चीज़ हम यूज़ करेंगे कि उसको हम रिसाइकल करके कोई दूसरा चीज़ बना सकते हैं। सो दीज आर द 3Rs। ना बच्चों, हम जब प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्लास्टिक हमारे लिए आशीर्वाद है या श्राप है। प्लास्टिक इज़ बून और कर्स। डेफिनेटली बच्चों, हम सब लोग बोलेंगे कि ये इज़ ए बून फॉर अस, हमारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि प्लास्टिक को यूज़ करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, और ये हर जगह पर प्लास्टिक की यूज़ होती है। ऐसा कोई जगह आप नहीं बोल सकते कि जहाँ पर प्लास्टिक की यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये अक्सर क्वेश्चन ये आता है बच्चों, टू जस्टिफाई और गिव स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक बून और कॉर्स। तो इट इज़ ए डिबेटेबल टॉपिक। सो प्लास्टिक प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ इतना हो रहा है, हम उससे खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, प्लास्टिक से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम प्लास्टिक जब यूज़ करते हैं, करने के बाद हम जब वो वाटर बॉडी में फेंक देते हैं, तो हम या फिर रास्ते में पॉलीथीन को फेंक देते हैं। खाना पॉलीथीन में है, वेस्ट जो फूड है, बचा कुचा फूड को हम पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। जो एनिमल, बर्ड्स फूड के संधान में घूमते रहते हैं बाहर, वो उसको पॉलीथीन के साथ खा जाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है, उनका चोकिंग हो जाता है, स्टोमक में चोकिंग हो जाता है, या फिर गले में चोक हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स, गाय वगैरह मर जाते हैं। और ये प्लास्टिक बैग हमको यूज़ करने के लिए बहुत आसान होता है बच्चों, हल्का होता है, फूड आइटम स्टोर करने के लिए भी आसान होता है। जैसे पिकल आप किसी मेटल कंटेनर में रखोगे तो उसमें करोजन हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक में रखने से कुछ नहीं होता, इसीलिए हम प्लास्टिक को प्रीफर करते हैं। और लेकिन इसमें अगर हम प्लास्टिक में गर्म चीज़ को रखते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, और ये तो बहुत ही ख़राब कंडीशन हो जाता है जब हम प्लास्टिक बैग को फेंक देते हैं। जैसे डस्टिंग कर दिया, वॉशिंग कर दिया, इसके बाद हम उसको फेंक देते हैं, तो वो बहुत ही
ख़तरनाक साबित होता है एनिमल्स के लिए। एंड जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं कचरे के साथ, तो उसमें से टॉक्सिक एंड डेंजरियस फ्यूम निकलता है जो कि पूरे एनवायरनमेंट के लिए खतरा साबित हो सकता है। एंड केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक ऑन द रोड्स ऑल्सो एंड्स ऑफ चोकिंग द सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन में हम अगर बोतल पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं तो ड्रेन को चोक कर देता है, और हमारा जो ड्रेन में जो क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है, ड्रेन का जो मेन पर्पस होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने बताया कि हीटिंग करने से फ्यूम वगैरह रिलीज़ होता है। एंड जब ये प्लास्टिक इतना हार्मफुल है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए कर्स है, हमारे लिए एक श्राप है। ऐसा नहीं कि हम प्लास्टिक को छोड़ देंगे, लेकिन प्लास्टिक के बगैर तो जी नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक हमारे ज़िंदगी में इस तरह घुस चुका है कि हम उसको निकाल के फेंक नहीं सकते। तो प्लास्टिक को हम यूज़ करेंगे, लेकिन जुडिशियसली यूज़ करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे यूज़ करने के टाइम, ताकि ये किस तरह एनवायरनमेंट को खतरा साबित ना हो। एनवायरनमेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, इस पिक्चर में हमने कचरे में पॉलीथीन में खाना फेंक दिया और इस खाने को खा रहे हैं गाय। तो ये गाय खाने के बाद उनके स्टोमाक में जाकर जम जाता है, या फिर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर ये जो पॉलीथीन है वो जम जाता है, जिसके वजह से उनका डेथ हो जाता है। और इंडिया में हमारा इररेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, इररेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के वजह से काफ़ी सारे जानवरों का हर साल जान जाती है। अभी बच्चों इस प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बायोप्लास्टिक का जो डिस्कवरी हुआ है, एंड क्योंकि ये बायोप्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक की तरह ही होता है, लेकिन इसको इट इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। और ये किस चीज़ से बनता है? कॉर्न स्टार्च, वेजिटेबल फैट एंड ऑयल्स एंड अदर काइंड ऑफ फूड वेस्ट से ये बनता है। और ये जो बायोप्लास्टिक है, अगर इसको हम डिकम्पोज करेंगे, लैंडफिल में डाल देंगे, तो ये 3 to 6 मंथ्स में डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह। लेकिन हमारा जो प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक या सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, वो मतलब सालों लग जाते हैं उसको डिकम्पोज, और बोल सकते हैं ऐसा कि वो डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो प्लास्टिक को हमको रिसाइकल करना ज़रूरी है बच्चों। तो सम ऑफ द वेज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स आर हियर। पेपर, कॉटन एंड जूट बैग शुड बी प्रेफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग के बदले हम पेपर, कॉटन या फिर जूट बैग यूज़ कर सकते हैं। सम डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। जैसे हम कैन वगैरह फेंक देते हैं तो उसमें हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। एम्प्टी बोटल्स कैन बी रिफिल्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। और आपने मान लो कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमको बोतल को रास्ते में फेंक देना नहीं चाहिए, उसको हम घर में लाकर पानी भर के रख सकते हैं उसमें, या फिर कोई लिक्विड स्टफ हम उस पर रख सकते हैं। इस तरह हम प्लास्टिक बोतल को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बार बार बोतल खरीदने के बदले हम क्या कर सकते हैं, एक बोतल को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पानी का बोतल हम बाहर से खरीदते हैं, उससे अच्छा कि हम घर से ही पानी का बोतल ले जाए पानी भर के। सो जिप फॉयल कैन बी रीयूज्ड आफ्टर क्लीनिंग थॉरोली ईच टाइम आफ्टर स्टोरिंग फूड स्टॉक। अभी पेपर को किस तरह रिसाइकल करेंगे बच्चों? पेपर बनाने के लिए हमको ट्री को कट करना पड़ता है। ट्री को जब हम प्लांट करते हैं, एक प्लांट को ट्री बनने के लिए ये ईयर्स टुगेदर लग जाता है, लेकिन एक पेड़ को काटने के लिए हमको शायद कुछ घंटे ही लगते हैं। तो इसीलिए हमको पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। एंड इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, जैसे वी शुड ऑलवेज राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर शीट। Unused pages from old notebook can be torn off and made into a new notebook for doing rough work and other miscellaneous work. We can also reuse envelopes and covers by using stickers to write new address
We can also make fresh paper from old newspaper. तो बच्चों ये प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए या फिर टू डील विद द गार्बेज व्हाट वी हैव टू डू, we make a minimum use of plastic bags, we reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect. We insist shopkeeper use paper bags. जब दुकानदार हमको देता है पॉलीथीन में तो हमको मना करना चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं कि लोग पॉलीथीन मांगते हैं, दुकानदार देना नहीं चाहता लेकिन उसको पॉलीथीन मांगते हैं। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अवेयर रहे कि पॉलीथीन प्लास्टिक किस तरह हमारे लिए खतरा साबित हो चुका है। सो वी शुड कैरी ए क्लॉथ और जूट बैग whenever we go out for shopping. We do not use plastic bag to store eatables. We do not throw plastic bags here and there after use. We never burn plastic bags and other plastic items. We do not put garbage in plastic bags and throw it away. We use vermicomposting at home and deal with our kitchen waste usefully. We recycle paper. We use both sides of the paper to write. We use slate for rough work. We use blank sheet of paper left in our notebook for rough work. We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste. तो बच्चों यहाँ पर मैं अंत में एक बात बोलना चाहूँगी, नथिंग इज सेड टू बी वेस्ट स्ट्रिक्टली until and unless the human mind takes it in a wasting manner. तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता बच्चों अगर ह्यूमन बीइंग उसको वेस्ट ना समझे तो बच्चों यहाँ पर हमारा ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी चीज़ को वेस्ट समझ के फेंकने से पहले हमको ये सोचना ज़रूरी है कहीं ये हमारे काम में दोबारा नहीं आएगा क्या, ये सोचना ज़रूरी है। ये कभी भी हमारे काम में आ सकता है। जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल का बारे में बताया या फिर कैन के बारे में बताया, तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा अवेयरनेस ज़रूरी है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये एनवायरनमेंट को बचाना। एनवायरनमेंट अगर हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे और हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी रहेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, क्योंकि ये वेस्ट को डिस्पोज करना, मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सही तरीके से मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और मैं आशा करती हूँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन समझोगे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन समझोगे और एनवायरनमेंट को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करोगे और लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैलाओगे कि किस तरह जो वेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के वेस्ट होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए अगर हम सही तरह से उसको मैनेज ना करें तो बच्चों इसी आशा के साथ मैं आपका ये लास्ट जो चैप्टर था क्लास 6 का उसको ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देखा, रेस्पॉन्स भी दिया, उसका काफ़ी सारे रेस्पॉन्स भी मिले मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।